ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कंपनी दीवान बन गई। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कंपनी की आमदनी, खेती में सुधार की जरूरत, एक नई व्यवस्था मुनरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के लिए फसलें, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, नील की खेती कैसे होती थी और रेतो यानी किसानों की जमीन पर नील की खेती कैसे की जाती थी, नील विद्रोह व उसके बाद क्या हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 8 का चैप्टर 3 आज का वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हमारे चैनल एनसीईआरटी फॉर द ऑल एग्जाम से जुड़े रहने पर सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। वह DSSP KBS के एसएसटी सब्जेक्ट के पोर्शन में 90 से 95% तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ओके, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना यानी ग्रामीण क्षेत्र जो था, जो गांव था, उस पर अंग्रेज शासन कैसे चलाते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपनी दीवान बन गई। कंपनी पहला टॉपिक ही है, कंपनी दीवान बन गई कैसे। 12 अगस्त 1765, एक सेकेंड, ये हम लोग 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ऐसा हम लोग किस चैप्टर में पढ़ चुके हैं? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। ये देखिए तस्वीर बनाई गई है, ये आप तस्वीर देखिए, उसमें बताया गया है ये जो घटना हुई है, जिसमें देखो ये जो है मुगल बादशाह और इनको दीवान नियुक्त करते हैं, यह मुट्ठी भर लोगों के बीच हुई होगी, ऐसा तस्वीर में बनाई भी गई है। चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग, कि जो भी अच्छी चित्र हैं उस पर पहले तो फोटो खींची नहीं जाती थी, बनाई जाती थी, उनको रखते थे कि इस चीज को मेरे फेवर के हिसाब से बनाओ। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे, क्योंकि व्यापारिक कंपनी थी ना। अभी जो बात हो रही है, अभी ये कंपनी है, अभी 1757 के बाद ये जो है कंपनी के हाथ से निकल के इंग्लैंड के जो वहां की रानी है उनके हाथ में चला जाएगा सत्ता। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के, अच्छा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था
जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय की, जो अभी हमने बताया था, मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई, यानी जिस फसल की जरूरत होती थी उसी फसल की वो खेती कराना चाहते थे, कैसे कराते थे, ये हम पढ़ेंगे। तो कंपनी की आमदनी पहले पढ़ेंगे। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व यानी रेवेन्यू हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, ये उसकी सोच थी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। कंपनी द्वारा जो भी चीज खरीदी जाती है उसका मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, यानी वहां से लेकर आती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जब वहां से राजस्व रेवेन्यू होने लगा तो उन्हीं पैसों से वो वहां चीजें खरीदने लगे। उनको ब्रिटेन से सोना और चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, लगान मतलब कर। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर थी। यहाँ हम इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो चित्र है यहाँ देखिए, ये चित्र, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट मतलब होता है जो बाजार लगता है, सब जो गांव में बाजार लगता है उसको हाट बोलते हैं। हर सप्ताह लगता है, कहीं बृहस्पतिवार बाजार तो कहीं रविवार क्या इतवार बोलते, इतवार बाजार, बुधवार बाजार, ऐसे। ठीक। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा, यानी कि मंदी आ गई। आगे बढ़ते हैं। फिर है वो जो है ये खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल, अब देखो अकाल पड़ गया। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि अब लोकतंत्र है, हमारी ही सरकार है, मतलब कि हम ही चुनते हैं, तो इसलिए अगर जो कभी बारिश ना भी हुआ, सूखा पड़ जाए, कुछ है, तब भी अकाल नहीं पड़ेगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो गेहूं, चावल, दाल, जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो स्टोर किए रखे रहती है, वो खुद खरीद के रखे रहती है कि ऐसी कभी मुसीबत आए तो उसमें हम निकालें उसको। खेती में तो 1770 में बड़े अकाल ने 1 करोड़ लोगों को मार डाला।
इस अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हुई थी। यानी उस समय जो आबादी थी बंगाल की, उसकी एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई थी। एक तिहाई मतलब ऐसे जो भी रहा होगा, 100 है, 100 का एक तिहाई कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, खेती में सुधार की जरूरत। अब इनको जरूरत महसूस हुई। पहले अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? उसको भी डर लगने लगा, ये जो रेवेन्यू होता है वो कैसे मिलेगा। उनको मरने वरने वाले से फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको था कि अब हम कैसे लगान और कर ये सब जो ले रहे हैं कैसे लेंगे। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है, ताकि जितना उत्पादन उतना कर। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। 2 दशक यानी 20 साल तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। क्या होता है स्थायी बंदोबस्त, अभी बताते हैं। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदार मतलब जो बहुत बड़े भूमिहर होते हैं, तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। राजाओं और तालुकदारों को पैसे वाले और जिनके खेत भूमि जाता है, जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उनको एक समलो पद दे दिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनसे कह दिया गया कि तुम जाओ वसूलो और हमको दो। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई कि इतना अमाउंट देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ कि इसमें इजाफा नहीं करेंगे। अभी बात समझिएगा पूरा। भविष्य में इजाफा मतलब भविष्य में कभी भी इसको बढ़ाएंगे नहीं। और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। जमींदार जो अंग्रेज ये नीति बनाए थे वो सोचे ये थे कि एक फिक्स अमाउंट जब रखेंगे तो फिक्स अमाउंट के रूप में, यानी फिक्स उत्पादन का जो लेते थे, अब आगे पढ़ेंगे कितना बटा लेते थे, तो उससे ज्यादा उत्पादन हुआ तो उससे ज्यादा नहीं लेंगे। उनको जितना उन्होंने लिखित रूप में माना है उतना ही लेंगे, तो इससे ज्यादा हुआ तो वो हमारा फायदा। समस्या, अब समस्या पढ़ते हैं। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल था। और स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस, याद रखना। आगे समस्या पढ़ते हैं। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। वो चाहते थे कि जमींदार अधिक उत्पादन के लिए जमीन को सही करने के लिए किसानों को पैसा देगी कि इसमें अच्छा अच्छा सब डालो, खाद पानी, और सही करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। इससे वो लोग खफा थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। कब? 19वीं सदी के पहले दशक यानी 1800 समथिंग।
19वीं सदी के पहले दशक तक, यानी कि 1800, पहले दशक यानी 1810 वर्ष के करीब, हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये हो चुका, समस्या हो गई। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। बंगाल के रेतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रेत खुद खेती नहीं करते थे। रेत का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज्यादा भूमि होती है, खेतिहर जो बहुत ज्यादा होते हैं। रेत मतलब वही होते हैं। किसान अगर जो बोले तो नहीं सही, बड़े किसान बोल सकते हैं। ओके, रेत मतलब बड़े किसान लिख देते हैं। वह औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। यानी लगान बटाई जैसे देते हैं हम लोग, एक किराया लेते हैं, लगान मतलब किराया के रूप में समझ सकते हैं। 1860 में एच.डी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की। काश्तकार कौन? जो उसको किराए पर लिए होते हैं जमीन को। क्या स्थिति बयान की? बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। तो काश्तकार मतलब ये किसान हुए, लेकिन जिनकी खुद की जमीन नहीं है, किराए पर लेकर जमीन पर खेती कर रहे हैं। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? ना ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। जब कोई भी किसान कोई भी काम कर रहा है, जब वो उसको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर भी देंगे, तब भी हमारे सैलरी नहीं बढ़ेगा या हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो वो और मेहनत क्यों करेगा? वो और धीरे धीरे करता रहेगा। तो यही काश्तकारों के साथ था। उनको लग रहा था कि इतना सारा, इतनी बड़ी बड़ी शर्तें हैं और इतने सारे लगान देना पड़ रहा है, कुछ बचत ही नहीं हो रही, तो हम अगर जो बहुत ज्यादा उत्पादन भी कर लिए तो क्या फायदा होगा? आगे बढ़ते हैं। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे। उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। जमीन में सुधार की कोई परवाह नहीं थी कि उपजाऊ है कि नहीं है, बंजर होती जा रही है। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये होता था। अब महाल क्या होता है ये समझ लेते हैं। महाल होता है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई था। जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का जो राजस्व दस्तावेज थे, ये फाइल थे, उसमें डॉक्यूमेंट थे, उसमें जो महाल एक राजस्व इकाई था, एक यूनिट था। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। एक गांव या एक गांव के समूह होती थी पूरा। नई व्यवस्था, एक नई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ते हैं क्या हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है।
जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। जो पहले फिक्स रख दिया गया था एक राजस्व, वो उससे काम नहीं चल रहा था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, बंगाल प्रेसिडेंसी के, ये अंडरलाइन, उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, ओके, के लिए, ये हटा दे, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। अब ये नए आ गए, क्या नाम था इनका? होल्ट मैकेंजी। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। 1822 में मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन है, गांव-गांव कलेक्टरों को भेजा गया और खेत को मापा गया, किसके आदेश पर हुआ था? तो इसमें नाम बताना पड़ेगा, या किस व्यवस्था के तहत हुआ था, तो इसमें नाम बताना पड़ेगा कि होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने यह व्यवस्था लागू की थी। महाल व्यवस्था। आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या हुआ था? इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, यानी फिक्स अमाउंट तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई कि हम इसमें करेक्शन करते रहेंगे। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब गांव के मुखिया को दे दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। देखो, महाल से निकला है, महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया इस पूरी व्यवस्था को। है तो ये इतनी पूरी बात याद रखना पड़ेगा, या आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। इसी व्यवस्था को ही महाल वारी बंदोबस्त का नाम दे दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुनरो व्यवस्था। अब मुनरो के बारे में पढ़ते हैं कि मुनरो व्यवस्था क्या थी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किए जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवार या रेतवारी नाम दिया गया। यहाँ अलग नाम दिया गया, रेतवार या रेतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। इन्होंने पहले ही इस रेतवारी व्यवस्था को आजमा के देख लिया था। क्या है रेतवारी व्यवस्था? अभी पढ़ेंगे। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। याद रखने, रेतवारी व्यवस्था किसने विकसित किया? टॉमस मुनरो। हो सकता है ये नाम अक्सर कई बार नहीं पूछा जाता किस व्यवस्था है, क्योंकि अंग्रेज गए तो अब उनसे क्या मतलब, लेकिन हाँ, इस व्यवस्था में क्या होता था ये जरूर पूछा जाता था। और इसलिए पूछा जाता है कि आप जाने कि हाँ, ऐसे ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी ऐसी पॉलिसी बना के कैसे लोगों को परेशान किया जाता था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को, यानी रेतवारी को टॉमस मुनरो ने बनाया था
और महालवारी को किसने बनाया था? महालवारी का नाम याद रखना, महालवारी नाम ये होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी ने महालवारी बनाया था और मुनरो व्यवस्था बनाया था इन्होंने, रैयतवारी व्यवस्था बनाया था टॉमस मुनरो ने। ये हो गया। इसमें हम लोग थोड़ा सा जो और बचा है देख लें, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों, देखो ब्रैकेट में लिख दिया, रेतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। वाह वाह। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक नहीं था। कैसे समझते हैं? नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर का बोझ, लगान का बोझ इतना हो गया कि गांव छोड़ छोड़ के काफी लोग भागने लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप के फसलें, यूरोप के फसलों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है। 8th क्लास ही, वैसे 6 to 8 ऐसे नहीं कहा गया है, 8th क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। उनको लगा गांव में जो है हम लोग अपने जो यूरोप को जरूरत है उस हिसाब से फसल लगवाएं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। देखिए 18वीं सदी यानी 1700 समथिंग के बीच अफीम और नील की खेती, अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद नील वही जो आज चढ़ाया जाता है कपड़ों पर, हो गई, अब तो केमिकल के रूप में बनने लगा है, पहले उसकी खेती होती थी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। 150 साल तक, अभी देश की आजादी के 80 साल भी नहीं हुए। सोच लो कितने साल तक ये किसानों को ही परेशान करने लगे किसी एक फसल को उगाने के लिए। बंगाल में पटसन, याद रखिएगा, बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसका नाम वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत में गन्ना, तभी यहाँ पे गन्ना पैदा भी होता है। पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। आज भी वैसे ये जो है जिसमें ये लोग उस समय उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, करो यही खेती करो, आज भी इसमें अच्छे नंबर पर हैं, ज्यादातर नंबर 1 पर है।
यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। कैसे? फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। यह है, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? ये समझते हैं, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो चित्र 5 और चित्र 6, ये 5 है, ये 6 है, में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर की गई। सूती कपड़े पर 2 टाइप के छाप किए गए हैं। बाईं तरफ यानी ये चित्र 5 लिख दिया गया है की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आंध्र प्रदेश द्वारा ये सब कलमकारी छापे गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये देखिए, दोनों छापों में एक बात समान है। क्या? दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा होता? अब यहीं से बात उठी कि यह रंग जो नीला रंग है कैसे पैदा होता था, क्या होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। समझे? इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया था। ये माना गया है कि पूरी संभावना है कि ये जो ये बनाया गया है, ये मॉरिस द्वारा इसमें जो नीला रंग इस्तेमाल हुआ है ये हमारे भारत के नील के पौधे से तैयार किया गया कलर से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय जो है, जिस समय की बात हो रही है, 18वीं 19वीं सदी में भारत नील के सबसे अच्छा स्रोत था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नील की मांग क्यों थी, ये पढ़ेंगे। क्या आखिर इस नील में खासियत थी? कोई ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे होता था, पौधा लेकर जाओ तो कई जगह हो जाता है। पढ़ते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं सदी, 13वीं सदी, उष्ण, ये याद रखें, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ये कौन? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ये कपड़ा में करते थे इस्तेमाल। 13वीं सदी मतलब 1200 समथिंग के आसपास की बात है। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब तो सब केमिकल से बनते हैं, लेकिन नेचुरल ऐसे बनते हैं। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ओड पौधा जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ये जो है यूरोप में मिल जाता था। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये यूरोप में मिल जाता था। ओड पौधा यूरोप में मिल जाता था क्योंकि शीतोष्ण यानी ठंडक चाहिए उसको। और जो नील का पौधा है वो उष्ण कटिबंधीय यानी थोड़ी गर्मी वाली जगह पर उगता था, इसलिए वो भारत में ही मिलता था। तो बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए ओड नामक एक पौधे पर भी ये लोग निर्भर थे।
आगे बढ़ते हैं। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और व जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। ये उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के ओर उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। आयात मतलब ब्रिटेन में नील ना आए, ना खरीदा जाए भारत से। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक, यानी 1600 समथिंग, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। अब नील की खेती अदर जगह पर भी होने लगी। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। फिर क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। यहां से और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। जब कपड़ा की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। फिर देखो भारत पर उनको निर्भर होना पड़ा। यही का खा रहे थे और यही का पत्ता साफ कर रहे थे। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। मात्र कितने सालों में? मात्र 6 सालों में। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहां से मिल सकता था? तब उनका ध्यान आया ब्रिटेन से। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। ये याद रखिएगा। (1788) में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी ब्रिटेन में 95-95% जो नील है वो भारतीय था। इतना ज्यादा फेमस हो गया था। अच्छा, ये याद रखना कि बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में ही सबसे पहले नील की खेती फैली। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी।
भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। ये जरा तस्वीर देखना, ये जो तस्वीर है, एक सेकंड, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, सेंट डम्यूग्यू में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 जनवरी का चित्र है ये। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डम्यूग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी, क्योंकि उन्होंने मालिकों को ही मार डाला, तो अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी। कब, ये याद रखना, 1792 में। और 1751 में बगावत करके बागान भी जला दिया और धनी मालिकों को भी मार डाला। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। ओके, अब ये पढ़ेंगे हम लोग नील की खेती करते कैसे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर यानी किराए पर, रेंट पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती वाले में होता था। निज खेती की समस्याएं, पहले निज के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेती के बारे में पढ़ेंगे। समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। बागान मालिकों को जो प्राइवेट खेती का क्षेत्रफल था फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। गुलाम पढ़ते हैं, गुलाम तो वैसे पता ही होगा, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ओके, इसमें पढ़ते हैं आगे। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। निज खेती में बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। जब किसान धन की खेती करने में व्यस्त रहते थे, मतलब नील की खेती का, धन की खेती मतलब नील की खेती की बात हो रही है। पहले बीघा समझ लेते हैं। जमीन की एक माप होती है बीघा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। ब्रिटिश शासन से पहले, जब अंग्रेज आए थे उससे पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। 1/3 एकड़ तय कर दिया था।
यानी 1 बीघे का मतलब उनका कहना था 1/3 एकड़, यानी 1 एकड़ का तिहाई हिस्सा, और 1 एकड़ होता है 5, एक एकड़ होता है 5 बीघा, इसीलिए 1 एकड़ मतलब 5 बीघा होता है। ये फिर से बता देते हैं। बीघा है, बीघा शब्द का यूज जमीन की माप में करते हैं, विशेषकर किसानी वाली जमीन के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। और ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग जगह पर अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया, 1/3 एकड़ बताया। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है, 1000 बीघा बहुत हुआ, तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना ऐसे पहले होता था 1000 2000 बीघा, ये तो सीलिंग कानून और लोकतंत्र आया, फिर उसके बाद बांट के सब में बांटा गया है, तो इतना कम हो गया है। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। तो ये सब होता था कि उस समय चावल की खेती भी होती थी, अब खाने की भी व्यवस्था करनी है। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे, यानी प्राइवेट नहीं अपना कुछ रखना चाहते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत थी। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेते हैं। अब रियायती के बारे में पढ़ लेते हैं। रियायतों की जमीन पर नील की खेती, देखो चित्र बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे होता था। रियायती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। कई बार वह गांव के मुखियाओं को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, किसानों की तरफ से। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रियायत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था, यानी कर्ज के चक्र में वो पिसता जा रहा है। पहले अब ये जरा सा इसके बारे में भी पढ़ ले हम लोग। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक 1800 कुछ के समथिंग जो खेतों में काम करने का काम पुरुष ही करते थे, अधिकांश था। ये हम लोग देखते हैं, ये चित्र खेतों में फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधों के गट्ठर, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं, खेत से ये देखिए गट्ठर जो है ये लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ये आगे और ज़्यादा नहीं है, बस यही है। तो नील का उत्पादन कैसे होता था ये थोड़ा समझ लेते हैं ताकि इससे जुड़ा क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम स्पन, इन्होंने चित्र बनाया। नील की खेतों के पास में ये बसा हुआ है। अच्छा, ऐसे ही पिपरमिंट के आसपास भी लोग थोड़ा बहुत बना लेते हैं बस्ती। पिपरमिंट की खेती भी ऐसे ही होती है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील पौधों को कारखाने में स्थित वेटस यानी होद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नील की खेती में औरतें भी काम कर रही हैं। दूसरे होद यानी बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी और दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। फिर क्या होता था, पढ़ते हैं। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये देखिए कितनी मेहनत का काम था। ये देखिए बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा था। देखो कितनी मेहनत का काम होता है नील की खेती। ये मोहर लगा रहे, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो नील के पौधों को होद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। चित्र नंबर 11 में होद तक। होद क्या होता है, ये जो बना हुआ है ये सब। आगे है होद में घोल हिलाने वाला। यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। बताओ कितना मेहनत था। कमर तक यानी यहाँ तक। वाट का मतलब होता है एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, ये होता है। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे ये जो कर्जा दिया जाता था यहाँ तक, ये तो अंदर की बात है, कैसे होता था ये बताया गया। और ये जो कर्जे पर कर्जा दिया जा रहा है इसके बारे में। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि
उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी इसलिए किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये लोग ऐसे कर्ज के द्वारा और किसी न किसी के द्वारा कराते थे। नील विद्रोह और उसके बाद यह हम लोग पढ़ेंगे। नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ था। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता यानी एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। ठीक, ये आप जरा सन याद रखना। मार्च 1859 यानी इधर स्वतंत्रता सैनिक विद्रोह हुआ और इधर नील विद्रोह शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। नील गांव का एक गीत वो अभी पढ़ेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 1859 में नील रैयतों को लगा यानी किसानों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में वे स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए कुछ जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला था। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती, ये अभी बंगाल की ही बात हो रही है, अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया
और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वो चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी की आखिर में, ये याद रखना, बंगाल के बाद ये इधर चले गए। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। यानी 1800 समथिंग, यानी 1900 के करीब करीब कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। ये देखिए, चंपारण आकर 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। 1917 में ये पहला उनका आंदोलन था भारत में। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं लगाऊंगा, ये उनकी बातें थी। सबने अपना अपना बात कहा। ये देखिए, सबने कहा है अपनी बात। ये आप ऐसे पढ़ सकते, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये कविता थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। क्या इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है, इसीलिए तो पढ़ा जा रहा है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। मोला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रियत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। मतलब बिना मुकाबला के क्यों मरे, मरना ही है तो मुकाबला करके, ये इस कविता में कहा जा रहा है। होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क आगे से 2 पार्ट में बनाएंगे, बहुत लंबा हो जा रहा है। 3 4 ये आप मैचिंग करिएगा। नंबर दे दिया, पहले से 1 2 3 4 और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 8th क्लास का बहुत ज़्यादा, अगर जो किसी ने 6th 7th नहीं सही से पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगी चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत अलग टॉपिक था जो पूछे जाते हैं पेपर्स में। बट 8th क्लास का अच्छे से जरूर पढ़ लेना, तभी बेस जो है आपका मजबूत रहेगा, जो आगे 9th 10th समझ में आएगा। ओके, सो आप पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। और नोट्स जैसे पढ़ा रहे हैं और अंडरलाइन कर देते हैं, तो अंडरलाइन पोर्शन ही नोट्स में लिखते हैं। हेडिंग जो अंडरलाइन कर देते हैं, आपसे मैंने शुरू किया है कि अंडरलाइन हेडिंग कर देते हैं, तो हेडिंग डालो, फिर उसके बाद में जो नीचे की बात होती है वो अंडरलाइन करते हैं, वो लिख लेते हैं। तो ऐसे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और अगर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर आप संपर्क करिएगा। आपको बहुत मामूली फीस पर आपको मिल जाएगा नोट्स। 499 है, मामूली फीस क्या बता देते हैं। एसएसटी का 499 है, एसएसटी का। बट आप संपर्क करिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, हो सकता है कुछ कम भी हो जाए। ओके, सो बाय बाय।